नमस्ते, मैं साईनाथ सावंत। नॉलेज गेन फाउंडेशन अर्थात केजीएफ के इस एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज लगभग 28 साल से भी ज़्यादा समय गुजर चुका है हमारे देश में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। लगभग 180 डिग्री जीवन बदल चुका है बहुत सारे लोगों का। आज बेरोज़गारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, उत्पन्न देने वाले इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हो रही है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक आशादायक चित्र बनकर उभर आई है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जो सफल लोग हैं उनको आपके सामने लाकर उनकी जीवन कहानी, संघर्ष से सफलता तक अथक यात्रा, इस शीर्षक तले हम आपके सामने बहुत सारे लोगों को ला रहे हैं। आज ये हमारा हिंदी में पहला प्रयास है। मैं जानता हूँ आप हमारी कुछ गलतियाँ हो तो हमें माफ़ करेंगे और आगे बढ़ने का मौका देंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदल चुके हैं। ऐसे ही एक महान हस्ती को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया, और वो मेरे मित्र होने की वजह से आज उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी अपना समय दे दिया है और आज यहाँ वो उपलब्ध हैं। श्री सीबी कुमार सर, चंद्रभूषण कुमार सर, जिनका इस इंडस्ट्री में आदर से नाम लिया जाता है, उनके बारे में आज हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन उनका पहला स्वागत तो करना बनता है। मैं आपकी मदद से आज के इस एपिसोड में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते कुमार सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया और हमारे प्रेक्षक के लिए आप अपना या साक्षात्कार देने के लिए राज़ी हो गए। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर, नॉलेज गेन फाउंडेशन का, और आपको भी कि आपने हमें आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज आमंत्रित किए। थैंक यू वेरी मच जी सर, इस इंडस्ट्री में आपका नाम अभी जाना पहचाना हो गया है, लेकिन आपका नाम और एक दूसरे चीज़ों के लिए भी जाना पहचाना जाता है, क्योंकि आप इस देश की रक्षा करने वाले सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आप आ गए, लेकिन उसके पहले आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना रोजी रोटी के लिए। तो हमारे प्रेक्षक ये जानना चाहेंगे कि आपका इस इंडस्ट्री में आने के पहले का गत जीवन क्या था, उसके बारे में जानकारी और लेना पसंद करेंगे। तो ज़रा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो। थैंक यू सर। जैसा विदित है, मेरा नाम सीबी कुमार है जी, और मैं बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव दाहा बिघा बोलते हैं जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान थे जी, और चूँकि मैं भाइयों में सबसे बड़ा था तो बोलते थे कि तुम जल्दी सेटल हो जाओ, जिम्मेदारी है बहुत, बाकी लोग को भी पीछे खींच सकते हो, सही कर बात सकते हो। और सपने भी थे छोटे से कुछ करें। तो वो जहाज उड़ के जाती थी ना, तो हम ऊपर छत पे जाकर के देखते थे ऊपर तक, कि जब तक वो लास्ट उसकी चिन्हित दिखती नहीं रहती थी। तो हमने कम एज में 17 साल की उम्र में मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। फिर लगा कि चेंज, बदलाव तो लाइफ में चाहिए। तो फिर मैं 17 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद 3 साल डिप्यूटेशन पे आर्मी एनसीसी में भी रहा। वाह। फिर पिछले 17 साल से मैं इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब आप तीनों सेक्टर में काम कर चुके हैं जी। या तो अभी आप कर भी रहे हैं नेवी में, और वो कमर्शियल नेवी होगी? नहीं, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, रक्षा मंत्रालय। जी जी। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है जी। और देश की रक्षा और इतना भारी जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया, और क्या कारण है कि आप इस इंडस्ट्री की तरफ भी उतने ही सक्रिय बन गए? बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को हमने जब ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग जब जानकारी मिली, तो मुझे एक चीज़ लगता था कि मैं नेवी में जॉब करके अपने लिए कर रहा हूँ। बराबर। मैं नेवी में किसी को एम्प्लॉई नौकरी पर रख नहीं सकता, बिल्कुल, किसी को करियर में कुछ बदलाव कर नहीं सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन था जहाँ पे निग्लिजेबल इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी अपनी करियर शुरू कर सकता है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात है कि कम पैसे में और कोई
और ईश्वर का दिया हुआ है बहुत बड़ा, ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज को मानता हूँ कि जहाँ पे कोई कास्ट क्रीप नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, कोई भी आदमी किसी शख्स से कहीं भी बात करता है तो ये इंडस्ट्री एक आत्मीयता, प्यार, लगाव, सम्मान, सारी चीज़ें एक देख सकता है। और ये इंडस्ट्री ही हमें लगता है समाज में एक बहुत बड़ी समानता और अमीरी गरीबी के दुखाइयों को कम कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये कारण था, लेकिन किसने इस बिज़नेस में आपको लाया और वो कौन सा इंसिडेंस था कि भाई आप इस तरह आकर्षित हो गए? मतलब आप जिस वक्त पहली बार इस इंडस्ट्री में आए होंगे तो या तो किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के या तो कुछ तो होता है ना, धक्का मारने वाला कोई ना कोई मिलता है, ऐसा कोई मिला था आपको? मैं एयरफोर्स में जब नैनीताल में पोस्टेड था जी। ये बात है करीब 94-95 की। तो मेरे एक दोस्त थे, वो उन्होंने बोला कि एक नौकरी के साथ साथ ना बिजनेस कर सकते हो आप। और ऑफिस के काम से मैं दिल्ली गया हुआ था, तो लकली वो भी छुट्टी पे दिल्ली में ही थे। तो बोले एक प्रोग्राम है हमारा इधर द्वारिका में, जनकपुरी में, आप आ जाओ। तो हमने प्रोग्राम में देखा तो हॉल में बहुत सारे लोग थे, अलग अलग सब बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप केवल जानने वाले 2 लोग लाइए, आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे लगा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, दिक्कत क्या है। हाँ, लेकिन मैंने उस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया। फिर हमने वेबसाइट पे इस तरह की जितनी कंपनियां थी सबको स्टडी करना शुरू किया। अच्छा अच्छा, और एक कौतूहल बढ़ गया, कौतूहल, इंटरेस्ट बढ़ गया अंदर से, क्यूरियस हो गए। तो सब कंपनियों के बड़े बड़े इवेंट्स में जाता था मैं। तो एक चीज़ समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जरूरत है वो मैं पहले अपने में डेवलप करूँ, शुरू करने से पहले ही, शुरू करने के पहले। ये अनोखी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के बारे में ये होता तो नहीं। मुझे 3 चीज़ सर लगा। एक, बातों को रखने आना चाहिए मुझे, कि हम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से उसको रखते हैं इंपॉर्टेंट है, कैसे रखते हैं। दूसरा, नए लोगों से रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड करें, और तीसरा था कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर पाए। ये 3 चीज़ें अगर डेवलप कर लेते हैं तो 3 से डेवलप करना इतनी आसान और इसमें टाइम टेकिंग थी। बराबर। तो मैंने इस चीज़ को समझ करके फिर कंपनी की चुनाव कैसे क्या करनी चाहिए, तो मैं अपनी जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज थी शुरू में, उसके हिसाब से मैं एक कंपनी को शुरू किया। और लकली पहली कंपनी में ही इनकम बहुत अच्छी हो गई, अपेक्षा से ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा। तो मुझे लगी तो बहुत, तो जाहिर सी बात है उत्साह तो बढ़ना था, और बढ़ गई उसमें। और फिर किसी कारणवश वो कुछ कंसिक्वेंसेस आया, कंपनी में चैलेंज आया, तो फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री है जो पार्ट टाइम में अपने काम को बिना, प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए भी बहुत कुछ दे सकती बना सकते हैं। तो हमने फिर चूज कर करके फिर एक कंपनी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया अभी। और मुझे बीच में मालूम भी पड़ गया कि कंपनियों को चुनाव कैसे करनी चाहिए। हाँ, मतलब एक अनुभव आपको वो भी काम आया। शुरुआती में वो चीज़ें नहीं थी, तो शुरू में क्या होता है कि हमारे देश में बहुत लोग इमोशनल हैं, तो लोग जैसे बताते हैं वो करते हैं। हाँ। लेकिन मेरी परसेप्शन अलग थी कि मेरी क्राइटेरिया के हिसाब से जो फिट बैठता है उसमें मैं आगे चलूँ। बराबर, जो भी निकष रखे हैं उस निकष में अगर वो बैठती है तो आगे जाना है, और वो आपको मिली अभी। और यहाँ पे भी आपने बहुत बड़ा ये टॉप का ये अचीव भी किया है, रैंक रिकग्निशन ऐसा मानकर चलते हैं। तो ये बिज़नेस करते समय आपको नौकरी करके ये बिज़नेस कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई? क्योंकि कोई भी बिज़नेस, जब बिज़नेस हम बोलते हैं तो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है ना, उसकी बहुत बड़ी लायबिलिटी लेनी पड़ती है, एक ऐसा सिनेरियो दिखता है। इस डायरेक्ट सेलिंग, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते समय क्या अपने आप बिजनेस को, अपने नौकरी को, या तो रोजी रोटी कमा रहे जो भी चीज़ हमारे हाथ में है उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है? ये जवाब उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अनजान है इस चीज़ के लिए। इसमें कॉमन मैं आंसर देता हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और चाहत में संकल्प कितनी है वो इम्पोर्टेंट, और संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। तो हमारा संकल्प था कि इसमें ग्रो करें, तो समय बाधा नहीं होती। उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका कारण, रीजन क्या है जिस इंडस्ट्री में आप आए। रीजन अगर क्लियर होता है तो उसको विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो नौकरी में सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी मिलती है, और 2 दिन भी अगर हम अच्छे ढंग से इस बिजनेस के लिए तो काफ़ी है। 5 घंटा रोज, अगर 10 घंटे भी 2 दिन में देते हैं, और वीकली हम कॉलिंग के लिए लगाएं हम कि सैटरडे को कब मिल रहे हैं, संडे को मिल रहे हैं, तो हमें लगता है सर नौकरी को चैलेंज नहीं है। लेकिन ये सारी करने की शिक्षा भी यहीं पे मिलती है, प्रशिक्षण?
कि वो हाँ, क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्री- मैनेजमेंट कैसे करना हाँ, इस है। इंडस्ट्री में सारी चीज़ें मिलती है आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के आप कम्युनिकेशन स्किल से लेके ड्रेस कोड, आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके सब कुछ यहाँ पे मिलता है। सब एक, कुछ। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मिलता है, जो और किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलता। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री का फैन हूँ। अच्छा, फिर इस इंडस्ट्री में आज तो आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, बराबर है। फिर इस इंडस्ट्री में आने के लिए या अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए आपने कितने करोड़ रुपए लगाए? इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो आपका रेगुलर जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, जो मल्टीपल नहीं, प्रोडक्ट, करोड़ कितने लगाए? करोड़ लगाने नहीं पड़े? हमने इसमें तो 1000 भी नहीं क्योंकि लगते। बिजनेस का नाम जब लेता है इंसान, तो बिजनेस सामने क्या आता है? बहुत बड़ा एसेट लगाना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, उसके लिए लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, स्किल वर्कर लेने पड़ेंगे, तब कहीं लाखों रुपए कमाना है तो कितने लगाने पड़ेंगे? करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। तो वैसे इस इंडस्ट्री में किसी को आना है और उसको अपना भवितव्य ढूंढना है उसमें, तो वो कितना करोड़ रुपए लेकर आए? ये बड़ी अच्छी सवाल है सर, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे फ़र्क क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो 90% काम करना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ती है। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, सारी काम कंपनी करती है। अल्टीमेटली वो बिजनेस भी तभी पैसा कमाएगा जब प्रोडक्ट को सेल करेगा और टर्नओवर करेगा। तो यहाँ जो खाली काम बचता है कि आप खर्चे, आपका मोबाइल का, पेट्रोल का, कुछ प्रोडक्ट लेने का मैक्सिमम खर्चा महीने का 10,000 हो सकता है, 8 से 10,000 रुपये, और उससे अपने बिजनेस को शुरू कर सकते वो तो वैसे भी हो रहा है। वो तो वैसे भी वो तो वैसे भी हो रहा है। वाढणारी महागाई आणि त्या प्रमाणात न वाढणारं उत्पन्न, यामुळे चिंतित आहात का? चिंता करू नका, आपले उत्पन्न वाढवा। एक असा पार्ट टाइम व्यवसाय आहे जो करताना तुम्ही अपयशी ठरलात तरी नुकसान शून्य, पण यशस्वी झालात तर मात्र हवे तेवढे पैसे कमवण्याची संधी। समजून घ्यायला आवडणार नाही का? संपर्क करा, आवडला तर त्याचा लाभ घ्या। कुछ किए बिना भी तो हो रहा है। बिल्कुल। ये मोबाइल हर इंसान इस्तेमाल तो कर ही रहा है, घर की चीज़ें कहीं ना कहीं से तो ले ही रहा है। और एडवांटेज मुझे उसमें ये लगा कि जैसे डी मार्ट है, तो डी मार्ट जो है उसकी कस्टमर 18-20 किलोमीटर से आते हैं। मेरा कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में है, अंडमान से लेकर लेह लद्दाख तक। अंडमान से लेकर लेह लद्दाख तक उसके कस्टमर, उसको अब डी मार्ट को उतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता है। उसको उतना रेंट पे करता मैं नहीं करता हूँ, वो एम्प्लॉय की सैलरी देता मैं नहीं देता हूँ, वो बिजली बिल का खर्च करता मैं नहीं करता हूँ, वो जीएसटी टैक्सेशन से लेकर सारी चीज़ करता है वो मैं नहीं करता। अल्टीमेटली वो सेल करेगा तो वो कमाएगा, मैं भी करता हूँ। तो 90% जो इफेक्ट वाला काम है, इन्वेस्टमेंट वाली जो चैलेंजेस वाली काम थी, वो अपने पास है नहीं। और बातें तो मैं करता हूँ, क्योंकि बिजनेस दो ही चीज़ करता है। ये बोलता है कि आप कस्टमर बन जाइए, कस्टमर जो हैं आप कस्टमर की जगह मालिक बन जाइए। अब जो शेयरिंग करते थे आप लोग इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। इसी कस्टमर और सलाहकार से सारी बिजनेस चलती है। कस्टमर की जगह मालिक बनना है, बाकी को सलाह करते थे, कुछ पैसा नहीं आता था। अब अपने बारे में बात करिए। अब रोज बोलते हैं डीपीएस स्कूल अच्छा है, फलना टीचर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, हल्दीराम मिठाई वाला बढ़िया है, एक मिठाई फ्री का खिलाता नहीं, कोई नहीं तो अपनी बातों को उसको पता भी नहीं है मेरा कोई सलाह ये कर रहा है मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई अच्छी बुरी बातें बोल रहा है, उसको पता भी नहीं है। इसलिए ये चीज़ें यूनिक लगी मुझे, और वर्ल्ड का 8वां अजूबा मैं इसको मानता हूँ। इसीलिए कि अगर किन्हीं के फ़ोन में 50 लोगों का नंबर है, मैं लोगों को बहुत बड़ी बात भी करता हूँ कि उसमें आप 25 जिसको बहुत क्लोज समझते हैं, उनसे आप 25,000 रुपये मांगिए। अगर 5, 7, 10 लोगों से आगे, इसका मतलब गुडविल रेपुटेशन बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं आने का। हाँ। लेकिन यहाँ पे आज हमारी टीम में अगर लाखों लोग हैं, उसमें हमें लगता है 4 या 5,000 लोगों से मिले होंगे। तो बाकी जो 70-80 हज़ार लोग जिनसे आज तक हम मिले नहीं, वो भी मेहनत करके पैसे कमा के देते हैं। सही बात। तो ये 8वां अजूबा है वर्ल्ड का, जो मुझे लगता है ये सब चीज़ें मुझे अनोखा है, बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अनोखा है। जो उसका लॉजिक ही बिल्कुल अनोखा है, और ये चीज़ समझने में बहुत समय निकल जाता है आम आदमी को। करेक्ट। कि भाई इस बिज़नेस की ताकत, बराबर है। अब इस बिज़नेस में जब कोई नया आदमी आता है, उसको लगता है कि ये तो मेंबर बनाने का बिज़नेस है, और अगर मेंबर बनाने का बिज़नेस है तो बकरा बनाने का बिज़नेस है, सामान के चलता है। क्या ये सचमुच मेंबर बनाने का बिज़नेस है सर? सर ये बिजनेस इतनी यूनिक है कि आप एक असेट क्रिएट करते हैं, आप टीम क्रिएट कर करके। दुनिया में जो भी लोग बड़े हुए, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता है, कहावत है हमारे। बिल्कुल। अकेले हम 24 घंटा ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो दुनिया में अब रिलायंस फ्रेश से लेकर दिल्ली पब्लिक जो भी है, वो टाइम को मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे भी हम टाइम को मल्टीप्लिकेशन करते हैं टीम के माध्यम से। शुरू में जब इंसान आता है इस बिजनेस में,
तो उसको लगता है ये जोड़ने का काम है, टोपी पहनाने का काम है ऐसा, क्योंकि वो बिजनेस को समझता नहीं है। और शुरू में चैलेंजेस क्या होता है कि उसको 8-10 लोगों को बोलता है, वो 10 लोग कोई बात रखने के लिए, फेस वैल्यू रखने के लिए अपना आधार कार्ड उसको दे भी देते हैं, लेकिन वो सामान नहीं, इनको लगता है वो बिजनेस में आ गया, वो आया नहीं है। और वो 10 लोग मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, तो बोलता है कोई करता नहीं है, मैं क्या करूँ। तो धीरे धीरे मीटिंग में आना बंद करता है, फिर फ़ोन उठाना बंद करता है, फिर वो बिजनेस से बाहर हो जाता है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसे क्रिकेट गेम की तरह है जहाँ पे कोई अंपायर नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, कोई आपका कैच नहीं ले सकता, कोई विकेट भी नहीं है पीछे, आप आउट हो सकते हैं तो खुद को कर सकते हैं। तो आपको खुद को एक माइंडसेट क्रिएट करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री के बारे में, और इस इंडस्ट्री से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब भी ये है कि भाई यहाँ पे संघर्ष जो होता है बिजनेस में आने के लिए एक अलग संघर्ष है, और बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक अलग संघर्ष है। तो पहला संघर्ष जो होता है इंसान का, वो अपने विचारों से होता है। क्योंकि जो जिस स्थिति में पला बड़ा है, जैसे माँ बाप ने पढ़ाया है, समाज ने पढ़ाया है, शिक्षा जिस तरह की ली है, वहाँ पे वैचारिक संघर्ष तो होता ही है यहाँ पे कि भाई कोई बोल रहा है कि इस बिज़नेस में आप आओगे तो करोड़पति बनोगे, और माँ बाप ने क्या बताया कि चद्दर देखकर पैर फैलाओ, अपनी औकात से ज़्यादा मत सोचा करो, ये कान पे पढ़कर वो, और उसने दिमाग में ये रखा है कि एक आम आदमी हूँ, आम आदमी के घर में मैंने जन्म लिया और आम आदमी बनकर ही मरूंगा। ऐसे में कोई आकर बोलता है कि आप में वो ताकत है, आप डायमंड हो, आप करोड़पति बन सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो ये पहले तो वैचारिक संघर्ष होता है कि ये कैसे जग। सर बहुत अच्छी सवाल है। हाँ, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है ना, तो बचपन में सपने उसके बहुत होते हैं। छोटे बच्चों को पूछता है ना, बेटा क्या बनेगा, वो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा बोलता है, लाइक अच्छी नंबर लाता है, नहीं हम उसके सपनों को दबाते हैं। फिर वो 15, 17, 18 साल का होता है, 10वीं 12वीं में जाता है, ग्रेजुएशन में जाता है, फिर बोलता है साइंटिस्ट बन जाऊंगा, नेता बनूँ, है नौकरी तुम करता नहीं। फिर जब वो 20-22 साल का हो जाता है, तो उसके चूंकि 12-15 साल पढ़ाई में इतने पिताजी ने खर्च किया, तो उसको लगता है कि नौकरी करना एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हम नौकर है तो नौकरी करने के लिए सिखाते हैं। दूसरा, अगर नौकरी नहीं लगता है तो कोई बिजनेस करते हैं, अपने पिताजी चाचा जी शादीशुदा है तो ससुर साहब से 10-15-20 लाख इकट्ठे करके, तो एवरेज नौकरी बिजनेस में 25-30-35 हज़ार कमाता है। और जब वो 30-35 साल का हो जाता है तो वो नसीब मांगने लग जाता है, मेरी जीवन थी वैसे ही चलने वाली, क्योंकि वो सब चीज़ें चली जाती है। फिर कोई बंदा आकर के बोलता है, क्योंकि वहाँ बताया गया बिजनेस में कि आप 10 लाख लगाओगे तो 10,000 कमा सकते हो, यहाँ बोलता है कि बिना पैसा लगाए लाखों कमा सकते हो। तो सॉफ्टवेयर में से मोबाइल में कुछ डाटा करप्ट आता है तो वायरस आता है, सही बात। तो उसको भी वायरस दिखता है कि कुछ तो ये उसने कुछ अलग ही मान लिया है और वो जानना नहीं चाहता है, जो मान लिया है वही वो। दूसरी क्या है सर इसमें कि नौकरी में, बिजनेस में उसकी माइंडसेट है कि 9 बजे सुबह जाके 6 बजे ऑफिस में आना। दुकान वाले का माइंडसेट है कि 9 बजे खोल के 7-8 बजे तक बंद करता है। तो प्रॉपर तरीके से प्रोफेशन में वो अपने उसको प्रोफेशन समझता है, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग को हम उसको प्रोफेशन समझते नहीं। हम 9 बजे तैयार होकर ड्रेस कोड में एक बैग लेके हम भी 9 से 6 काम करें, ये माइंडसेट में नहीं है। हाँ। चैलेंज क्या है कि हम जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं और मेहनत कम करते हैं। तो उसके लिए लोग दुखी हैं। मेहनत को बढ़ाइए, एक्सपेक्टेशन कम मतलब इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ना करते हुए हम नौकरी की तरह कर रहे हैं कि चलो एक प्लान दे के आगे, काम खत्म, ऐसा। हाँ, मतलब वो समय की पाबंदी खुद को ही लगा दी। 8 से 9 घंटा उस काम को करने की है, वो माइंडसेट यहाँ पे नहीं है। नहीं, जैसे कि आपने बोला कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ और कस्टमर आ रहे हैं, 9 बजे बंद करने का समय आ गया, लेकिन फिर 10-12 लोग आ रहे हैं, तो वो एक्सटेंड करेगा टाइम और थोड़ा देर रुकेगा। कस्टमर आ रहा है तो पहला प्रायोरिटी किसको देगा? कस्टमर को देगा, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है। और नौकरी वाला, तो मेरा पर्पस करने का उसमें ये था कि नौकरी के लिए फीस 8 से 10 घंटा रोज लगा रहे हैं, बिजनेस के लिए 8 से 10 घंटा आप रोज लगा रहे हैं, यहाँ पे रोज 8 से 10 घंटा हम देने को माइंडसेट में नहीं है। अन्न, वस्त्र, निवारा यापैकी वस्त्र ही गरज भागवणं ही खर्चाची बाब न ठरता उत्पन्नाचा मार्ग ठरला तर समजून घ्यायला आवडेल। संपर्क करा, समजून घ्या, आवडलं तर त्याचा लाभ घ्या। तैयार बोला हमारे लोग कम है, आदमी नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते, कुछ रीजन से हम बैठे हुए। और दूसरे भी रीजन है ना, आज मेरे घर में ये पार्टी है, वो पार्टी है, वो ये रिश्तेदार आ गया है, बहाने। तो ये उसके सक्सेस के आड़े आ रहा है आम आदमी के। उतनी सीरियस नहीं लेता है जितना नौकरी में सीरियस है, जितना बिजनेस में सीरियस। और एक प्रवाद है इस बिजनेस की तरफ देखने का आम आदमी का, मतलब वो बोलता है अरे ये तो चेन सिस्टम है, और चेन सिस्टम में तो चेन टूटता ही है।
तो क्या ये सचमुच ये चेन सिस्टम है या संगठन बनाने का, नेटवर्क खड़ा करने का बिजनेस है? क्या इसमें आप रोशनी डालेंगे? चेन की जो बात करते हैं सर, चेन के बिना कुछ चलता नहीं है पूरी यूनिवर्स में। दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है, आप रिलायंस फ्रेश है या कोई भी है, वो अपना वो भी एक नेटवर्क ही बढ़ा रहे हैं। कोई डीपीएस स्कूल अकेला था, 40-50 स्कूल, वो नेटवर्क ही बढ़ा रहा है। डीमार्ट एक था तो आज 50 इंडिया में हो गया, सब नेटवर्क बढ़ा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि बिना नेटवर्क बढ़ाए आप बड़ा ग्रो नहीं कर सकते, और बिना चेन का तो हम भी नहीं होते सर। हमारे दादाजी से पिताजी, हम दो हमारे दो हमारे दो चल रहा है। तो चेन तो सब बढ़ाना चाहता है। आपका पेपर वाला, आपका दूध वाला भी बोलता है 2-4-10 एक्स्ट्रा कस्टमर बन जाए। क्यों? वो कस्टमर बनने से वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका इनकम बढ़ता है। और कोई भी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो जो पहला साल का जो रिक्रूटमेंट है ना, उसकी जान है उस कॉलेज की। वो रिक्रूटमेंट बंद कर देगा तो कॉलेज उसकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रहना है, एक टीम इकट्ठी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास आपके जैसे डुप्लीकेट 8-10 लोग अगर टीम में आ जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर 10 से 100,000, 10,000 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एडवांटेज है। दूसरी चीज हमें जो मेजर कारण बना इस इंडस्ट्री में आगे चलने का, कि हमने किसी के घर में दादाजी के दादाजी चौथे पीढ़ी की फोटो नहीं देखी। मैं आम क्वेश्चन करता हूँ लोगों को, है बोलते हैं नहीं हम तो नाम भी नहीं जानते। तो ऐसा कुछ करके नहीं गए, जबकि हम उनके बराबर के एज के बाबर हो गए, राणा प्रताप, शिवाजी हो गए, सबको हम जानते हैं। तो हमने बोले कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से अगर हम 15-20 लाख भी कुछ इनकम हम छोड़ के जाते हैं, हमने क्योंकि पैसिव इनकम के लिए नौकरी में जो हमें पेंशन मिलती है वाइफ तक रह जाती है, बच्चों को कुछ मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलता, बट इनकम मेरे बच्चों को उसके बच्चों को ट्रांसफर होगा। तो आप अगर 10 लाख भी इनकम छोड़ के जाते हैं और 10वें लेवल का भी जो पोता होगा ना सर आपका, आपके फोटो पे जरूर साफ करके अगर बत्ती जलाएगा, क्योंकि आपने इतिहास बनाया है। आपने जो ये बनाकर छोड़ के दिए है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहे हैं, तो वो ये किसने छोड़ दिया है उसका तो फोटो रखेंगे ही 10 पीढ़ी के बाद में ही सही। तो हमें तो कुछ तो डिफरेंट करके जाना चाहिए जो नौकरी बिजनेस से पॉसिबल, और वो ये बिजनेस दे सकता है, ये मरणोपरांत भी लाखों की जायदाद वो बरकरार रखता है, देता है। एक चीज सोचने की जरूरत है कि मार्केट में जो भी लोग हैं, एक 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए 1,000-2,000 किलोमीटर हम भी हैं, बिल्कुल दूर जाने को तैयार हैं। वहाँ पे एक फिक्स इनकम मिलता है महीने के लास्ट में। यहाँ पे हो सकता है 1 साल 2 साल इनकम कम आए ना आए, लेकिन वो जो 40 साल की नौकरी, 40 साल का हम बिजनेस कर रहे हैं लाइफ स्पैन में, उस स्पैन को 3 से 4 साल समझ के सही ढंग से कर लें तो उसकी किसी भी प्रोफेशन को, डॉक्टर हो, इंजीनियर, कितने भी पैसे जो कमाता है सैलरी के रूप में, एक डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क उससे आगे जा सकता है इनकम के मामले प्रोफेशन। उनको सोचने की ये जरूरत है कि जिस नौकरी में, बिजनेस में क्या उनके सपने को साकार कर सकता है। दूसरा ये है कि 2 तरह की इनकम है, लीनियर और लिवरेज। हम नौकरी और बिजनेस में लीनियर इनकम में है। लीनियर इनकम में 3 खामियां हैं। आपको डेली 8 से 10 घंटे मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स करना बराबर। आपको इनकम के लिए इस काम को रिक्रिएट करना पड़ता है। डॉक्टर को रोज क्लिनिक खोलना पड़ता है, वकील को कोर्ट में जाना पड़ता है, हमको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, ओला वाले, उबर वाले सब खोलना पड़ता है। तीसरा कि जब तक स्वस्थ है, सामर्थ्य है, तो पैसे कमाते हैं। बिल्कुल। कोल्लू का बैल जब तक घूमता है तो तेल निकलता है। हम भी तो कभी 60-65 साल के हो जाएंगे। ये 3 खामियां हैं जो पैसिव इनकम में ये चैलेंजेस हट जाता है, क्योंकि आपके साथ टीम होती है काम करने, और लिमिटेड इनकम है वो। तो हाँ, इंडिविजुअल इनकम है, लिमिटेड इनकम है, एक्टिव इनकम है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हम पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में ये लीनियर इनकम आता है और इसमें 3 खामियां, इंडिविजुअल एफर्ट्स का आता है, लिमिटेड इनकम, जब तक स्वस्थ हैं आप समर्थ हैं तो पैसे कमाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से आप लिवरेज में जा सकते हैं। और जब लिवरेज में जाते हैं तो आपका ये इनकम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जो बहुत अच्छी बात है इस इंडस्ट्री के लिए, जो आम आदमी भी वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो नौकरी में या आम बिजनेस में वो अपने सपने साकार नहीं कर सकता, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी के डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपनी नाम, सम्मान, शोहरत सारी चीज़ें पा सकता है। जो चाहता है देश विदेश घूमना, बैंक बैलेंस अच्छी बढ़ाना, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, सारी चीज़ें यहाँ से पूरा कर सकता है। अभी मान लीजिए कोई नया आदमी इस व्यवसाय में आ गया, तो उसने कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो शुरुआत में बहुत ज़रूरी है करने की ज़रूरत है? जैसे कि नए इस बिजनेस में साइन हो गए मान लीजिए, तो मुझे अभी कल से शुरू करना है या अभी से शुरू करना है, तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इस इंडस्ट्री में जो नया आता है उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में कोर स्टेप को सीखना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल नौकरी और बिजनेस में जो काम करने का तरीका है, इनकम का तरीका, वो डिफरेंट है। यहाँ पे इंटरनली डिफरेंट है। हम शुरुआत में गलती क्या करते हैं कि वही नौकरी वाला हम अपनी स्किल हम डालने की कोशिश करते हैं,
और अपनी दिमाग लगाते हैं तो बहुत बार हम फेल होते हैं। बिल्कुल, पहली कंपनी में हमने भी ऐसे करने की सब कोशिश किया था। लेकिन इसकी सारांश अलग है कि आप पहले बिज़नेस को समझिए, प्रोडक्ट में मास्टरी गेन करिए, प्लान में मास्टरी गेन करिए, कंपनी की प्रोफाइल में, ये सारी चीज़ आपकी जब जानकारी हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि आप डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो 3-4 साल पढ़ना पड़ता है तब आप कमाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लाख रुपया कमाना चाहते हैं, अब उसके लिए पढ़ाई कभी चलो वो आईटीआई करें या तो कुछ भी करें, तुरंत उसको काम नहीं आता। प्रैक्टिकल के लिए वो स्टाइपेंड पे काम करना पड़ता है 1-2 साल। एक डॉक्टर पढ़ के आया है, वकील पढ़ के आया है, तो अपने प्रोफेशन करने के बाद भी कम से कम 5 साल लगता है 1 लाख का जो एक्सपीरियंस लगता है सीखने का। प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, तो पहले डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन तो करता नहीं, वो सर्जन के पास देख के करता है। तो यहाँ पे भी किसी ना किसी वैसे आदमी को उसको लीडर के साथ वो देखना है और देख करके उसको डुप्लीकेट कराना है, और डुप्लीकेट करके फिर लीडर का जो भी प्रोसेस है, लिस्ट बनाना, कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे हम उसको सौदा प्लान करेंगे, कैसे फॉलोअप करेंगे, कैसे क्लोजिंग करेंगे, कैसे डुप्लीकेशन करेंगे, ये जो पार्ट इसको सीख करके आप अपलाइन के संरक्षण में उसको चलना है, तो वो नए लोग इसमें सफल हो सकते। अपनी दिमाग ना लगा करके हाँ। जो टीम लीडर उसको जैसे बोलता हूँ फॉलो। मतलब आप अपने-अपने क्षेत्र में विद्वान हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो सारी विद्वत्ता बाजू नहीं रखकर। इनकी प्रोफेशनल है ना, डॉक्टर वाला आपको दिले कि इंजीनियरिंग हम बनाने जाएंगे, कोई घर की मंजिल बनेगी नहीं, सही बात होते ये प्रोफेशनल और हर जगह पे असिस्ट कर सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर ऑफलाइन को असिस्ट करके, मतलब उनसे राय ले, सलाह मशवरा करके हम सीखें, और इसीलिए तो कार्डिनल रूल है। हाँ। कार्डिनल रूल तो यही बता रहे हैं ना कि भाई कुछ भी नया करना है ऑफलाइन से पूछो, उनकी सलाह मशवरा करो, है ना? तो वो कार्डिनल रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मुंह पर गिरने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस असीमित संभावनाओं का बिजनेस माना जाता है। तो एक आम आदमी को यहाँ पे क्या-क्या मिल सकता है आपके मुताबिक? इस इंडस्ट्री में अगर कोई आता है, वो आम जिंदगी जी रहा है, तो उसको उसके ख्यालों से भी ज्यादा, उसकी सोच से भी ज्यादा ऐसा क्या-क्या मिल सकता है यहाँ ये इससे बड़ी बड़ी अच्छी सवाल है, और इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात भी है और यही नेगेटिव भी है कि यहाँ पे एंट्री फ्री है, जबकि आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो 10-15 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन पास करना होता है और करोड़ों रुपया खर्चा करना? करोड़ों खर्च करना पड़ता है। उसके बाद भी प्रमोशन तक जाने के लिए हर 3 साल 4 साल पे फर्स्ट लाख के एग्जाम पास करके तब करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो जो आप सिपाही जो भर्ती हुआ था इंस्पेक्टर तक जब रिटायर हो गए तो इनको 30 साल की नौकरी लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे वो 1 साल में वो अपने हाईएस्ट रैंक को पार कर सकता है। इस बिजनेस में आप संभावना है। दूसरी, इस बिजनेस को क्वालिफिकेशन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रिलीजन कुछ है नहीं। 18 साल की उम्र होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को खरीद सके। और जो पाने की आप बात कर सकते हैं, यहाँ से एक ही प्लेटफॉर्म पे मान सम्मान, शोहरत, कम्युनिकेशन स्किल, फिर वो बात को रखने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ड्रेस कोड, एक सोसाइटी में अलग नाम, जो फॉरेन कंट्री में घूमना चाहता है, जिस साइड क्वालिटी की गाड़ी लेना चाहता है, जो बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, परिवार के भी सपने, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे पूरा कर सकता है, जो नाम नौकरी से आम बिजनेस से पॉसिबल नहीं है। नहीं। और ऐसे लाइफ बहुत सारे अपने कंट्रीज में एग्जाम्पल्स भी हैं। सबसे बड़ी बात है वो टाइम एंड मनी फ्रीडम, जो किसी और बिजनेस में ना, लगभग ना। जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी व्यस्तता। और टाइम एंड मनी फ्रीडम मतलब क्या है कि मैं रात को 12-1 बजे तक जागता रहूं, सुबह 12-1 बजे उठूं तो भी मुझे पैसे कमाने की चिंता ना रहे। मेरा जो बिजनेस मैंने खड़ा किया है, वो बिजनेस के वजह से मेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरे दूसरे नॉमिनी को भी पैसा आता रहेगा। ये और किसी बिजनेस में तो नजर नहीं आता। पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप एक होटल भी खोलते हैं, आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरी होटल खोलनी पड़ेगी, आप दोनों होटल में एट ए टाइम प्रेजेंट हो सकती है सर। तो यहाँ पे क्या किया, जिनको भी आप अपने टीम में लाते जा, आपके डुप्लीकेट तो शॉप ओपन होता, और जितनी टर्नओवर करेगा होगा तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इसको। और वो खुद के लिए करेगा, फिर भी हमारे लिए भी काउंट होगा, और इसीलिए हम टाइम एंड मनी। अच्छी बात है कि लोगों को बढ़ा करके आप आगे बढ़ते हैं इसमें, लोगों सपने साकार करेगा लोग। बाहर में एक वैकेंसी है एमएलए की, तो 100 लोग खड़ा हुए तो ही तो जीतेगा। यहाँ पे अगर
आपको डायमंड बनना है तो शहर में 100 लोग भी बन सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। हम उनको बढ़ा के बढ़ते हैं, वहाँ बाकी लोग को काट के काट बढ़ता है। सही बात। इस बिजनेस में एक वर्ड हमेशा सुनने को मिलता है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और अब तो ये डुप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होने के लिए क्या चीज काम आती है, जिससे एक सीबी कुमार साहब है, दूसरे उनके नीचे और 10 सीबी कुमार साहब हो गए, उनके नीचे उनके और 100 सीबी कुमार साहब हो गए, और फिर ऊपर वाले सीबी कुमार साहब आराम बराबर है। वो तब होंगे ना जब नीचे और सीबी कुमार साहब, मतलब उनके जैसे। तो ये डुप्लीकेशन कैसे संभव है, उसके लिए कौन चीजें, क्या चीजें काम आती है? इसको बहुत अच्छा सवाल है, और इसको कनेक्ट करने के लिए हम मैकडोनाल्ड का रे क्रॉक से सुनते हैं जी। जब उन्होंने पहली होटल खोली थी, रेस्टोरेंट को पहले तो अच्छी चल गई, फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए लोगों को बोला, कोई तैयार नहीं होता। फिर उनको एक चीज लगा कि दूसरी में खोलूंगा तो दूसरे में तो यहाँ प्रेजेंट हो नहीं सकता बिल्कुल। उन्होंने रीजन देखा कि चलती कैसे है ये, तो 3 कारण से चलती। इसका स्वाद, इसका बेस्ट सर्विसेज बिल्कुल, और इसकी जो रख रखाव है, सर्विस है, जो डिलीवरी है। तो अगर यही चीजें सेम मॉडल बना के, सेम डिजाइन बना के वहां पे भी अप्लाई कर दे तो होगा। आप बाटा के देखिए या रिलायंस फ्रेश को देखिए, आप जहां पे भी जाते हैं इंडिया में, मैकडोनाल्ड को देखिए, कॉन्टिको फ्राइड चिकन को, तो सेम डुप्लीकेट दिखता है बाहर से अंदर, अंदर का उसका ड्रेस कोड सेम है। क्योंकि डुप्लीकेशन होने से सामने वाला का फेथ क्रिएट होता है, उनकी सेवाएं भी सेम है। सेवाएं भी सेम है, तो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति स्ट्रेंथ जापता है। तो हम भी जिस तरह से हम प्लान दिखाते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से ड्रेस कोड में रहते हैं, ऐसे अगर डुप्लीकेशन करें प्रॉपर, हाँ, तो हमारा रिजल्ट बैक सेलिंग में ज्यादा होगा। और हम प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं करते, इसलिए बहुत सारे लीडर सक्सेसफुल नहीं मिल। लोग केवल दिखाने की कोशिश करते हैं। केवल सीबी कुमार साहब दिखकर उपयोग नहीं है, वो कैसे बर्ताव करते हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या मेहनत की है, उसका ही डुप्लीकेशन होना चाहिए, तब बड़ी टीम होती है। और फिर कहने से ज्यादा करके दिखानी। घर में एक मम्मी है, बोलती बेटा टीवी बंद करो, पढ़ाई करो, और खुद टीवी देख रही है तो बच्चा पढ़ता है बिल्कुल। किताब अंदर होता है, मोबाइल ऊपर। जब टीवी बंद होता है मम्मी का, तब वो मोबाइल नीचे चलाता है, किताब उधर हो। मम्मी को भी लगता है बेटा मेरा सही हुआ, विवेकानंद जी बनने वाला। तो हमें भी पहले सेक्रीफाइस करना, हमें वो चीज़ करना है, क्योंकि अब कहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कितने फील्ड में करते हुए डेली एक्टिविटी, हाउस मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग कितने आप कर रहे हैं, करते हुए दिखना भी वो दिखना है। तो कहने से नहीं करेगा, आपको फील्ड में प्रैक्टिकल तो इसीलिए वो सेंटेंस है ना, मंकी सीज मंकी डू। बंदर देखते और बंदर वैसे ही करते वैसे। तो वही फिर डुप्लीकेशन होतेगा। और डुप्लीकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर इस डुप्लीकेशन बनाने के इसमें प्रक्रिया में ये कार्यशाला कितना काम आती है, प्रशिक्षण कार्यशाला, वर्कशॉप जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं, वो कितनी काम आती है? एक चीज़ है कि स्किल से ज़्यादा हम पैसा नहीं कमा सकते। किसी नौकरी में, किसी कंपनी में अगर 20,000 तनख्वाह मिलता है, उसको लगता है हमारा तनख्वाह कम, कम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन वहाँ पे 50,000, 1,00,000 भी। वाढणारी महागाई आणि त्या प्रमाणात न वाढणारं उत्पन्न, यामुळे चिंतित आहात का? चिंता करू नका, आपले उत्पन्न वाढवा. एक असा पार्ट टाइम व्यवसाय जो करताना तुम्ही अपयशी ठरलात तरी नुकसान शून्य, पण यशस्वी झालात तर मात्र हवे तेवढे पैसे कमवण्याची संधी. समजून घ्यायला आवडणार नाही का? संपर्क करा, आवडला तर त्याचा लाभ घ्या. सैलरी वाले लोग हैं बिल्कुल। तो ट्रेनिंग से हमें वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें समझाई जाती है कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है अपन। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर सीखें और अपने लीडर के साथ इम्प्लीमेंट करें, तो बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपका माध्यम बने। होता क्या है कि हम शुरुआत में ही जब से आए और फील्ड में उतर जाते हैं, आपको ट्रेनिंग लेकर चलना है। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए। आप जैसे डॉक्टरी कोई पढ़ के हॉस्पिटल में नया, आपको एक्सीडेंट हो गया, जब गया हॉस्पिटल में, कोमा में लेके चला गया वो आईसीयू में, बोलता है कि सर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहली बार ऑपरेशन कर रहा, डॉक्टरी पढ़ के आया, तो इंस्ट्रूमेंट बैग अपना लेके आता। तो जब बोले लेके आएंगे तो रह नहीं आते, कल बच्चे ऊपर निकल लेंगे, तो पहली बार पे ऑपरेशन नहीं किया, तो आपको एक्सपीरियंस की वो कार्यशाला, आपकी जो 1-to-1 मीटिंग, हाउस मीटिंग, जूम मीटिंग, वो सारी चीज़ में अटेंड करिए और उसको डायरी में लिख के खाली सुन के मत आइए।
वो लिखे और अपनी भी नोट बना के खुद डुप्लीकेट करने की कोशिश करे, प्रयास ही सोच। प्रयास कीजिए, गलतियां होगी लेकिन फिर भी प्रयास करना जारी रखें। क्योंकि खाली देखने से नहीं होगा, हम क्रिकेट में इंटरेस्ट है, खाली भी तो करना होगा। खाली मैच देखते रहेंगे तेंदुलकर का तो कभी भी हम क्रिकेटर नहीं बने। लता मंगेशकर खाली गाना सुनते रहेंगे तो नहीं होगा। हमको भी ग्राउंड पे निकल के बैट बॉल लेकर के प्रैक्टिस कर। गाने के ऊपर से याद आया सर, डुप्लीकेशन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक गायिका या गायक है और उसके पीछे 10-12 कोरस में गाने वाले हैं। वो कोरस में गाने वाले भी उतने ही अच्छी तरह से गाने वाले होते हैं जितना वो गायक होता है, तभी वो सुर में लगता है, नहीं तो वो बेसुरा नजर आएगा। पीछे मान लीजिए 10-12 लोग हैं, उसमें से एक अलग सुर में गा रहा है, दूसरा अलग सुर में गा रहा है, तीसरा अलग सुर में गा रहा है, और सामने अकेली जो है लता मंगेशकर जी हैं या आशा भोसले जी हैं, बहुत सुर में गा रही हैं, लेकिन पीछे जो ये हो रहा है नॉइज पोल्यूशन, क्या वो गाना सुनने लायक होगा? नहीं होगा। तो डुप्लीकेशन भी वही है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा अप्लाई एक डायमंड है, वो जिस तरीके से अपने आप को उसने ढाल दिया है सिस्टम में, तो उसको उसके जैसा बनाना, कोरस कोरस बनेंगे तो वो प्रॉपर डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। और एक और भ्रांतियां ऐसी मार्केट में कि इसमें डायरेक्ट सेलिंग मटेरियल मार्केटिंग में सफलता का रेशियो कम है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप आईआईटी के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम है ना, मैनेजमेंट में आईआईएम के लिए जाते हैं, बैंक ऑफिसर के लिए जाते हैं, तो 40 से 50 लोग अप्लीकेंट होते हैं आईएएस की एग्जाम ली, उसमें वैकेंसी 1000-2000 की हो। अगर रेशियो निकालने जाए ना तो इट विल कम 0.01% से नीचे है। बट डायरेक्ट सेलिंग में ये रेशियो ज़्यादा है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड सफलता वैकेंसी ले जाओ है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे सिस्टम से खाली करने की जरूरत है, तो ये रेशियो की परसेंटेज सक्सेस की रेशियो आप देखिए मार्केट में उससे ज़्यादा है। चैलेंज खाली है कि वहाँ पे बहुत इफर्ट्स करके, बहुत तकलीफ, बहुत मेहनत से कंपटीशन पास करके वो चीज़ें मिला है, यहाँ पे इजीली मिल जाता है तो उसको वैल्यू नहीं देता। इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शायद ये नहीं करते। यहाँ पे अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस पहले थी, मतलब आपने कौन से साल में शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हमने 2010 में 2010 में। चलिए 2010 में जो चैलेंजेस थे, उस वक्त बहुत सारी कंपनियां नहीं थी, कम कंपनियां थी, लेकिन ऑनलाइन भी इतना ये नहीं था, लोगों को डीडी आते थे, चेक देना पड़ता था। वो उस जमाने का बिजनेस और आज का बिजनेस, इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव ये कि उस समय से आज का बिजनेस आसान हो गया है। ऑनलाइन नहीं थी, जो मीटिंग नहीं था, उस समय सब ऑनलाइन कोरियर डिलीवरी सर्विसेज नहीं था। अब वो पैसा लगा करके बिजनेस बिल्ड करने के लिए किसी को फ्रेंचाइजी देना पड़ता था। अब मैक्सिमम कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी करने लग गई है। अब आपको अगर 10 जगह पे जाना है, 10 लोगों से मिलना है, तो बहुत उसमें खर्चे होते थे। अब जूम पे एक साथ में पूरे हिंदुस्तान को बुला के 100-500 हज़ार लोग को मीटिंग करते हैं, वो ईजी हो गया। और आज से कंपटीशन में मतलब प्रोडक्ट की रेंज भी हमारे बहुत बढ़ गई, तो लोगों को ऑप्शन मिल गया है और बहुत सारी कंपनियां आ गई है, तो लोगों के पास अब मतलब सब्स्टिट्यूट भी है कि हमें हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना है या खेती के प्रोडक्ट, पहले अपने माइंड सेट के हिसाब से अन्य कस्ट करना है, वेट मैनेजमेंट में काम करना है। ऑप्शन में भी बहुत बड़ा, उसमें कंपनियां लिमिटेड थी, प्रोडक्ट लिमिटेड थे, सर्विसेज लिमिटेड थे, ये सारी शहरी। तो ऑप्शन बढ़ गए, ये एक तरह से चैलेंज भी हो गया। हम मतलब आप मेरे पास आए, मुझे आपका कॉन्सेप्ट आपने दिखाया, मुझे अच्छा भी लगा। फिर मैंने बोला कि 2 दिन दे दीजिए, मुझे बात करनी है। और मैं किसी आदमी की आदत होती है ना, आदतन मैंने देखते हैं मुझे 4 लोग मिलते हैं क्या, और मैं 4 लोगों को फ़ोन करता हूँ। 4 लोगों में एक दूसरे किसी कंपनी में काम करने वाला अपना दोस्त होता है। फिर उसको जब पता चलता है कि ये इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, किसी ने इसको टैप किया है, तो बोलता है रोको, 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 उसमें मत जाओ, मेरे पास उससे बढ़िया है। ये भी एक चैलेंज हो गया ना, मतलब लोगों को ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से लोग डिसीजन लेने में उनको दिक्कतें आ रही है, ऐसा नहीं लगता है? इसको कंक्रीट करने के लिए कैसा है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक तो इंडिया में इमोशन वाली कंट्री है, देखा देखी लोग का बराबर अपनी माइंडसेट नहीं लगाते हैं कैसे चीज़ जाने चाहिए। और वो क्या करते हैं कि पहले आपका प्लान समझ गए ना, सोचते हैं कि बाहर में चाप मार लो, पहले पहले तैयार करो कि चाहिए लगा हो। जैसे तो ऐसा हो गया कि बाहर में 10-20 पेशेंट देख लेते हैं, फिर हम डॉक्टर की परीक्षा जाएंगे, या 10-12 खराब स्कूटर 12 जगह गाड़ी लेकर अपना गैरेज खोलेंगे, तो वैसा होगा नहीं। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट, आज तक मैं किसी के प्लान दिखाने से सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया। मेरी अपनी कुछ क्राइटेरिया इस इंडस्ट्री गवर्नमेंट को चूज करने की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान कैसे क्या होना चाहिए,
उसके हिसाब से चूज किया। और इंडिया में 4 तरह की कंपनियां चलती है, बाइनरी, जनरेशन, इन्वेस्टमेंट और आरडीएफडी वाली। अब ये 2 कंपनियों को इसलिए मैं क्लोज कर देता हूँ, एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर कम पैसा गवा के सीख जाते हैं तो लकी है, नहीं तो ज़्यादा पैसे गंवाना पड़ता है तो बैड लक, क्योंकि स्टॉक हम आगे नहीं जा रहे हैं, जो फॉरेक्स और करेंसी और क्या क्या नाम से सबका आता है। अब बाइनरी जनरेशन में इशू की बाइनरी में चैलेंज क्या है कि कंपनी अपनी जगह पे सब अच्छी हैं, लेकिन उसको मैचिंग के लिए अगर 1000 रुपये मैचिंग देना है तो 4000 रुपये बाइनरी की कैटरिंग को क्लियर करने के लिए, 1000 रुपये रिवॉर्ड वॉल्टी के लिए, 1000 रुपये मीटिंग डायरेक्टर ऑफिस से खर्चे, 6-7 हज़ार खर्चा है। तो अगर 8-9 हज़ार का किट डालता है, बनाता है, तो उसमें 2000 से ज़्यादा का सामान ना डालना हमारी मजबूरी है, अगर कोई भी हो। तो मैंने उसको चूज नहीं किया। दूसरी इसमें चैलेंज ये जाती थी कि एक कैटरिंग की लिमिट है, तो हम लिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, हमें लिमिटेड बात चाहिए। और जनरेशन जो ही वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कंपनियां का, क्योंकि इसमें कोई कैटरिंग नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस इंडस्ट्री में हमने देखा कि टाइम टू टाइम सब ट्रेंड बदलते रहता है, कभी आरडीएफडी का था, कभी डिवेंचर का था, कभी हेल्पिंग के नाम से, कभी कॉइन्स के नाम से, कभी क्रिप्टो के नाम से, ये चलता रहेगा। हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि बेस्ट कौन सा है, और हम देखा देखी करते चाहिए, करते नहीं। तो बेसिकली जो मैं देखता हूँ कि 3 तरह की कंपनियां हैं। एक नेटवर्कर खुद कंपनी खोल लेता है जब सफल नहीं होता है। दूसरा नेटवर्कर डीवन है, कुछ सपना दिखाता है किसी को कि भाई आपका टर्नओवर 10 करोड़ कर दूंगा, 25% कमाओगे तो 2.5 करोड़ कमा लेता। एक बिजनेस है। तो हमने जो एनालाइज किया बहुत इंडस्ट्री को जब डेप्थ से स्टडी किया अपने लेवल पे, तो ये दोनों का सक्सेस रेशियो कम था, क्योंकि इसकी एक लिमिट थी कि मैं 1 साल 2 साल में कितने पैसे कमा के हम अपना बढ़िया अवस्था समेट लूंगा। क्योंकि आज दुर्भाग्य हिंदुस्तान की टोटल कंपनियों को आज तक देखें तो 1 लाख सुपर कंपनियां हैं, लेकिन उसमें सक्सेस का जो रेशियो है, सक्सेसफुल कंपनियां गिनती 10, 20, 50, 100 के आसपास ही है। तो जो ये जनरेशन वाली कंपनियां, जनरेशन मतलब बिजनेस ओनर वाली, जो स्वेच्छा से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो वैसे को मैंने चूज किया क्योंकि कंपनी हमेशा के लिए चलनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चलनी चाहिए, और आपकी फेस वैल्यू खराब है, कॉलर आपका झुकना नहीं चाहिए। तो ये चूज करना इंपॉर्टेंट है कि तीनों में कैटेगरी क्या है, और उस जनरेशन वाली जो कंपनी किसका विजन अच्छा है, जो प्रमोटर हैं किस नीयत से आए हैं, और उनकी कोई बैकग्राउंड में कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लोगों के लिए आए, खुद के लिए आए हैं। प्रोडक्ट जो ला रहे हैं उसमें सारा चीज़ें जितनी गवर्नमेंट की जो लाइसेंसेस है फुलफिल किया हुआ है कि नहीं, कंपनी जो गवर्नमेंट की जितने नीतियां हैं, अलग की नीतियां में भी बहुत सारे चैलेंजेस 16 में आई, फिर 19 में आया, 23 में कुछ अमेंडमेंट जो है, जो अच्छा हो गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन पे भी काम कर रही थी, सारी चीज़ें जो खरी उतरती है वो हमें खुद में एक समझ क्रिएट करनी है। देखा देखी करते रहेंगे तो नुकसान कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। अभी आपने वो जो ये किया उसको आप रिपीट कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे आम आदमी को ये है कि ये तो उल्लू बनाने का किस्सा है, इसको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो अब गवर्नमेंट इसके बारे में कितना गंभीर है, और इसके लिए चाहे वो आईडीएसए हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो जो गवर्नमेंट के मंच पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो भी समस्या है उसको रखते हैं, और फिर गाइडलाइंस लाना या कानून लाना उसके लिए वो प्रयासरत है। तो वो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ये बहुत ही जाना यूनिक सवाल है लोगों को जानने के लिए, कि जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई है, म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, इंश्योरेंस के लिए आरडी, सब रेगुलेटरी है, हमारा कोई रेगुलेटरी नहीं है। अन्न वस्त्र निवारा यापैकी वस्त्र ही गरज भागवणं ही खर्चाची बाब न ठरता उत्पन्नाचा मार्ग ठरला तर समजून घ्यायला आवडेल। संपर्क करा, समजून घ्या, आवडलं तर त्याचा लाभ घ्या। और ये इंडस्ट्री जब 1995-96 से स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान में, तो टर्नओवर भी काफ़ी अच्छी हुई है, 20-22 हज़ार करोड़ के आसपास है, जो ऑथेंटिकेट कंपनियां काम कर रही है। गवर्नमेंट ने इसकी ज़रूरत तब समझा कि हम गवर्नमेंट के 4 प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट काम करते हैं। एक है मेक इन इंडिया, हम इंडिया के प्रोडक्ट को बना के इंडिया बेचते हैं, जो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का टर्नओवर है। स्किल इंडिया, लाखों करोड़ गवर्नमेंट खर्च करती है, हम उसको कैसे स्टेज पे बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल क्या, सारी स्किल हम डेवलपमेंट करते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, 50 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और इंडिया में वैकेंसी 5 लाख से ज़्यादा है, तो बाकी बेरोजगार घूम रहे हैं, वैसा घूम रहे हैं, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर रहे हैं। और चौथा है वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो बहुत सारी महिलाएं को हस्बैंड चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो सर वो मर्द वाला ना, थोड़ी वो वाली समस्या है कि हम भाई को नौकरी कैसे करने देनी, तो घर बैठे अपने आप को बिजनेस वुमेन प्रूफ कर सकती हैं, या उसको नौकरी बहुत दूर पे मिल रहा है, चैलेंज है, तो घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। कि 4 जो प्रोजेक्ट पे हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते हैं और ये कर रहे हैं। तो 2016 में बहुत सारे स्टेट ने पहले रेगुलेशन लाई थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, फिर 2016 में गवर्नमेंट ने लाई, जिसमें आप गूगल पे आप लोग जाएंगे तो उसमें मिलेगी डिटेल्स आपको, 300-400 जो कंपनियां हैं,
फिर 2009-19 में आया। 2023 में भी लेटेस्ट भी अमेंडमेंट आएगी जिसमें आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें बड़ी अच्छी बात आई, नेटवर्क के माध्यम से भी सेल कर सकते हैं। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है 4-5 साल में, इसमें बहुत सारे चेंज सब है, जैसे IDSA है, FITCI है, ADSI, नेटवर्क वेलफेयर एसोसिएशन, ये बहुत सारी जो एजेंसियां जो काम कर रही है, तो गवर्नमेंट भी इसको फ्रूटफुल इस टेन्योर में अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं एक संभावना वो क्लियर देता हूँ सबके, 12 से 15 साल में इंडिया में जो मुझे जो दिखता है, नंबर 1 प्रोफेशन में ड्रग साइंस चली आई थी, जिसपे ऑलरेडी MBA पढ़ाई भी शुरू हो गई है बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिलेबस से नाज भी था आगे ये सब। हाँ, और ये उस देशों में तो उसके लिए मिनिस्ट्री भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, स्पेशल मिनिस्ट्री, छोटे छोटे जो देश हैं मिनिस्ट्री ये बजट में आता है। उनको मलेशिया स्पेशल मिनिस्टर भी रखा गया है। हम मलेशिया में तो ये भी उनके रेगुलेशन में कि आप प्रोडक्ट बेस से अगर इन्वेस्टमेंट में चले गए तो बाकी वापस प्रोडक्ट में बेस में नहीं आ सकते हैं, वो आपकी बैक हो जाएगी ID। अच्छा, हाँ, ये मैंने रिसेंटली कहीं सुना था, तो वापस इसमें नहीं आ सकते। इंडिया में कोई चीज़ है नहीं, आप यहाँ से वहाँ चले जाए, अपना सामान चले जाए, उसी डिलीवरी तारे आएगा भी। आने वाले दिनों में कुछ न कुछ गाइडलाइन या तो कुछ न कुछ नियमावली आएगा। अजीब लगता है, बहुत सारे लोग इसे लगते हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी एक मजबूत कंपनी से एक छोटी मोटी जिंदी कंपनियों में चले रहा। आई डोंट नो, मैं इंडिविजुअली कुछ वो नहीं कहता, लेकिन फिर वहां जाकर के क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ पैसे की लालच दी होगी कुछ भी कुछ लगता होगा कि यहाँ से हम ज्यादा अर्न कर लेंगे, लेकिन साल 2 साल में वह जब पता, मेरी टीम में तो लोग ऐसे हैं कि ठीक ठाक 1.5-2 लाख कमा रहे थे, कहीं प्रलोभन में कहीं चले गए और वापस आवे तो सिंपल 7% जो कंसल्टेंट वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया फिर से नए सिरे से। और जिसको हमको बोला था कि मैं ज़्यादा डिटेल आपसे बात करूँगा तो लगेगा कि हम मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चले जाए, आपकी इतनी इच्छा है, मैं रोकूंगा नहीं, सो दैट वो दर्द भी आपको पता लगे। क्योंकि वो रोकने जाओ तो वो ज़्यादा उसके बारे में पॉजिटिव होते हैं। किसी चीज़ के बारे में कुछ वास्तविकता भी बताने जाओ तो उनको लगता है कि ये हमारे अपने यहाँ टिकने के लिए ये नेगेटिव बढ़ रहे हैं, ऐसा भी लगता है। तो 2-3 जगह कंपनियों में जाने के बाद में पता लगा कि अपनी कंपनी अच्छी थी, हाँ। तो वापस जीरो से शुरू किया उन्होंने। तो बाकी लोगों के लिए मैसेज गया, मेरे लिए हाँ, यस, वो अच्छा संदेश गया। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ पे काम करते समय बहुत सारे बुक्स के बारे में सुझाव दिया जाता है कि भाई ये बुक्स आप पढ़ोगे तो आपकी जो मानसिकता है उसको बदलने में आपको मदद मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। तो ऐसे कौन से बुक्स जिनका आप सुझाव देंगे जो हमारे देखने वाले लोगों के लिए लगेगा कि भाई ये बुक्स उन्होंने अगर पढ़ लिया तो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, अपने जीवन में हर चीज़ में काम आएगी। ऐसी आपको जो बुक लगी है, ऐसी कौन सी बुक के बारे में आप जानकारी देंगे? कहीं भी आगे बढ़ने की 3 चीज़ें लगती है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। तो नॉलेज जो बुक से मिलती है, तो हमने सबसे पहले जो बहुत सारे बुक का मंथन किया, तो हमने जो खुद पहले पढ़ा, जीत आपकी पढ़ा सिर्फ खेड़ा दी। उसमें बहुत सारे निकेटर हैं जो बहुत बढ़िया बुक। बहुत अच्छी बुक है। दूसरा हमने पढ़ा क्वेश्चंस और आंसर्स, सवाल चीज की सवाल जवाब है, क्योंकि अगर आपको बच्चा भी घर में पूछना है कि 4 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर बताने की वजह बोले बेटा 4 में 4 जोड़ो तो 5 से 7 8 बोलेगा, फिर बोलो फिर से जोड़ो तो 9 10 11 और फिर से जोड़ो 1300 तो सीख जाएगा उस चीज को। तो वैसे करना है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो इनिशियल फेज में पढ़ना चाहिए, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल का डेल। ये बिजनेस ही लोगों को जितने का, बिल्कुल लोगों को व्यवहार से, मीठा बातों से, बॉडी लैंग्वेज से, माइंडसेट से, ये साइकोलॉजी में कचमजल में किया जाने वाला व्यवसाय है। तो साइकोलॉजी से अगर खेलना आप सीख गए ना, तो इंडस्ट्री के मानवीय स्वभाव जानना को जी। तो ये 3 बुक मुझे इंपॉर्टेंट बुक बहुत सारी हैं बहुत, बट इनिशियल लेवल पे 3 बुक हमें पढ़ता तो सफिशिएंट है, फिर आगे आपको बुक्स आप पता लगता है। आप अलग अलग फंक्शन में जाते हो, मंच पे आपको मैंने बहुत बार देखा है। मंच में जाने के बाद में आप हमेशा कोई ना कोई छोटी बड़ी कहानी बताते हो, आपको आपके दिल के करीब या तो आपको बहुत अच्छी लगती है, ये लोगों को सुनाना ज़रूरी भी है और ये अच्छी लगती है। ऐसी छोटी सी कहानी कोई आप हमारे प्रेक्षक के लिए सादर करें तो अच्छा है। हाँ, ये कहानियाँ पे इसलिए बोली जाती है कि आप टेक्नोलॉजी को लगातार पढ़ाते रहें, तो पढ़ा करके माइंड भी ना एक थीम है साइंटिफिक डाटा में, 40 मिनट से ज़्यादा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इंडिया में जितने क्लासरूम, स्कूल, कॉलेज 40 मिनट तो बनाए जाते हैं। तो इसलिए कहानियाँ वो सही है। कहानी है कि एक कहानी पर लेते हैं कि कोई झूठ बोलना पाप है, बचपन से खाया जाता है, लेकिन झूठ बोलने से किसी को नुकसान ना हो और कुछ काम कर जाए तो अलाउड है, तो उस पर कहानी बता देते हैं। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट के गुजारा करता,
वो लकड़ी काट के लाता था, उससे कुछ लकड़ी को बेच लेता था, खाना बनाने का काम धंधा। तो नदी के किनारे जो पेड़ पे चढ़ती, एक दिन चढ़ते समय क्या हुआ कि कुल्हाड़ी करते करते वो पानी में गिर गया। तो नारद जी का बचपन से पूरा स्विमिंग पूल जाता था, तो ध्यान में बैठे हैं नीचे आगे गई। तो नारद जी आए, बोले बेटा क्या हो गया? बोला इसी कुल्हाड़ी से मैं अपना गुजारा करता था, लकड़ी काट करके मेरे मगी ने। तो उन्होंने निकाला अंदर से सोने का। बोला तुम्हारा है बेटा? बोला नहीं। फिर उन्होंने चांदी का निकाला। बोला नहीं। फिर उसने इसका लोहे वाला निकाला। बोला हाँ मेरा है। बड़ा खुश हो गई थी। कर जो ईमानदार आदमी है, किसी तरह का माइंड में लोभ नहीं हुआ, बॉडी लैंग्वेज को चेंज नहीं हुआ, उनको सब दिखता है। खुश हो के तीनों दे दिए। तीनों से पैसे इसके पास आके को तीनों खर्च वर्च करके, लेकिन एक साल में दी हुई हो गई इन्होंने। वो बोलता है ना, नॉलेज स्किल एटीट्यूड ना हो तो पैसा वापस नहीं आ जाता है। फिर ऐसे करते करते वापस उसी धंधे में आ गया, क्योंकि आदमी ने बेसिक धंधे में चला जाता है। जब कहीं सक्सेस नेटवर्क में भी सक्सेस नहीं हो तो वापस नौकरी में चले जाते हैं, बहुत दुकान खोलने चले आने। फिर कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ा तो बोली कोई नहीं है भाई, बोलेगी हम ले आते हैं। तो वाइफ गई तो पेड़ पे जैसे चढ़ी, तो उसको एक्सपीरियंस था नहीं पेड़ पे चढ़ने का, तो वाइफ भी गिर गई पानी में। करे वो अब बोले यार बड़ा पंगा हो गया। तो जा करके वो पेड़ के नीचे अगले दिन ध्यान में बैठ गया। तो नारद जी फिर आ गए। तो नारद जी बोला क्या हुआ? भाई मेरी एक वाइफ थी, वो चली गई, मैं किसी भी जी जो घर का सारा संभालती थी। बोला रुको। तो जैसे हम नदी में वो डुबकी लगा के तस्वरिया राय को निकाली। बोले एक बार हाँ हाँ मेरी वाली है, मेरी राधे इधर ला इसको। तो बोला यार तुम पहले बड़ा सचक्कर झूठ कैसे बोलता है अभी कैसी? बोला सर देखो ईश्वर में ईमानदारी बरतता। तो वापस सूर्या को लाया, मैं बोलता नहीं। फिर कैटिना को लाते, मैं बोलता नहीं। फिर मेरी वाला, तो बोला हाँ। एक को तो खर्चा चलता नहीं है, तीनों आप देते तो कैसे में खर्चा चला था? क्यों सूर्य सब तीनों दे देके वो गिलती इससे फिर कल झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन वैसे ही जैसे फर्क न पड़े एंटरटेन हो जाए लोग। हाँ हाँ, तो ये आपको 8 घंटा उनको ये और बांधे रखना है। ऐसी बहुत सारी बोधकताएं बहुत काम आती है, ऐसा मेरा भी मानना है कि जो 1000 शब्द काम नहीं करते हैं वो छोटी सी कहानी काम कर जाती है। आपका संदेश, आपका मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब रहती है, ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय हमें दे दिया और हमारी गपशप काम आ गई। मैं अ, ये समझता हूँ कि जो लोग हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी, बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ये सीवी कुमार साहब है जिनसे हमने अभी गपशप की। इनका नंबर और नाम हम नीचे दे रहे हैं, ताकि अगर आपको और भी इनसे कुछ जानना चाहें, आप किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ये भी जानना चाहे, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो चलेगा ना सर? हाँ, आप इनसे और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप इनके साथ काम करना चाहे इनके कॉन्सेप्ट के साथ, तो इनकी उंगली पकड़कर आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए उनका नाम और नंबर हम दे रहे हैं। ये हिंदी में गपशप का हमारा पहला प्रयास था। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको आपका आशीर्वाद, प्यार और ये सूचनाएँ हमें ज़रूरी है। ये आप तक तो पहुँच गया, लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए आप एक अपना छोटा-सा रोल अदा कर सकते हैं, इसको शेयर करके, क्योंकि जिन तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो इस चैनल को आपका प्यार दे दीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सफल लोग हैं, अलग-अलग स्टेट में से, उनको आपके सामने लाएँगे। इसके साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री या तो और भी जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आम आदमी अपना भवितव्य ढूँढ सकता है, ऐसे लोगों के ऐसे इंडस्ट्रियों में से सफल लोगों को आपके सामने लाकर उनकी जीवन कहानी आपके सामने पेश कर आपको उससे क्या मिल सकता है ये हम देखेंगे। और इसके लिए आपके प्यार की, सराहना की, शुभाशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रुकना ज़रूरी है, क्योंकि फिर से मिलना है तो कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा। इसलिए आप आपसे यहाँ से हम विदा लेते हैं, फिर से मिलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नॉलेज एंड फाउंडेशन के लिए कि आप देश के लिए, समाज के लिए, लोग भी का अच्छा काम कर रहे हैं। लोग आगे बढ़ते रहें, इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएँ, तो अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू।